1980s में जब देश में शुरुआती कंप्यूटर आ रहे थे बैंक्स वगैरह में, तो SIS भी एक कंप्यूटर 286 कंप्यूटर जो है वो SIS लेट 80s में लेके आ गया था। फर्स्ट सर्वर हमारा बेंगलोर में लगा था और पेरोल का पैकेज हम डेवलप कर रहे थे, तो क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैकेज है। आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो ऐसे लोगों के लिए उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है ठीक से। इस बार गया पासपोर्ट बनवाने तो एक न्यू एक्सपीरियंस। पूरे मैनुअल रिक्रूटमेंट मैनुअल प्रोसेस को पूरा हम लोगों ने डिजिटाइज किया। हमने माई SIS लागू किया है, पहला फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। सो SIS has been a thought leader and a technology leader always. It's been in our DNA. मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन और अरविंद प्रसाद जी, इन लोगों ने 1980s में जब देश में शुरुआती कंप्यूटर आ रहे थे बैंक्स वगैरह में, तो SIS भी एक कंप्यूटर 286 कंप्यूटर जो है वो SIS लेट 80s में लेके आ गया था। Primitive years, we started with one computer which was sold to us by our former CEO's brother. He was heading HCL in Bihar, and HCL was the only hardware seller virtually in the country at that time. So he sold us our first computer. He actually took some classes of mine also. उस सिस्टम पे पहले डायरेक्टर फाइनेंस ने DBS सीखा, फिर DBS सीख के पैकेज डेवलप किया। Started from there. We started with payroll, which was our main function because it also had a lot of compliance issues, PF, ESI, bonus. So we started with computerizing our payroll, and it was a big change. उन दिनों SIS का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं था और रीजन्स भी इतने नहीं थे, तो सारा काम जो वेज का था वो ऑफलाइन होता था और पटना में ही होता था। लेकिन धीरे धीरे SIS का स्ट्रेंथ इतना बढ़ने लगा कि अब डेटा आना और उसका एंट्री करना, वेज प्रिपरेशन, ये काफ़ी टीडियस होने लगा। तो फिर ये स्मूथली और जल्दी काम हो सके, इसलिए ये हार्ड कॉपी की जगह मॉडेम का इस्तेमाल होने लगा, जो कि थ्रू टेलीफोन से कनेक्ट हुआ करता था। अलग अलग ब्रांचेज में फिर उस वक्त कंप्यूटर धीरे धीरे आम होने लगा था। एक हमने रोड मैप बनाया है कि कैसे हर ब्रांच को डिजिटली हम लोग एम्पावर करें। तो हर ब्रांच रीजन के लिए कंप्यूटर ख़रीदा गया, उनको ट्रेन किया गया, लोगों को, लोग उसको यूज़ करने लग गए। हर ब्रांच में एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसपे अकाउंटिंग का या अटेंडेंस का सिस्टम सब कुछ वहाँ DBS के पैकेज में एंट्री होती थी। जब इंटरनेट डायल अप सिस्टम में था, उस ज़माने में चेयरमैन साहब ने VSAT वर्चुअल सैटेलाइट सिस्टम से SIS के ब्रांचेस में इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड हो, ये 1990 के अंत में SIS ये सब कर रहा था। दूसरा फिर आया जब हम लोग ERP डेवलप हुआ, तो उसके लिए सर्वर को इस्टेब्लिश करना, वहाँ पे जाके इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इंटरनेट का लाइन लेना। उसके बाद उस समय हमारे जितने रीजनल ऑफिस और ब्रांच थे वो अपना अपना इंटरनेट लिए हुए थे। फिर सामंत के ज्वाइन करने के बाद CIFI से बात करके एक सेंट्रलाइज इंटरनेट कनेक्शन हुआ। ERP भी जब आया तो हम लोगों ने बाकी सब की तुलना में पहले ERP लगाने में, ERP बनाने में इन्वेस्ट किया। जब हमें ERP अपग्रेड करने का मैंडेट मिला तो हम लोगों को बताया गया कि मार्केट में जो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है इस काम के लिए, उसे SIS में लागू किया जाए। हम लोगों ने बहुत खोजा, बट उस ज़माने में SAP जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता था, सर्विस इंडस्ट्री के लिए, खासकर नॉन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लाइक सिक्योरिटी, उस इंडस्ट्री के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर रेडिली अवेलेबल नहीं था। काफ़ी खोजने के बाद हम लोगों ने फिर देखा कि अब कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना ही हमारे पास रास्ता है। उसके बाद हम लोगों ने अपना खुद का ERP बनाया, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी कुछ उसमें था जो हमारे पूरे बिजनेस को कवर करता था। हमारा जो पहले का सॉफ्टवेयर था वो अकाउंटिंग, एक सॉफ्टवेयर था वो अकाउंटिंग था। इसके अलावा उसमें ऑपरेशन, अदर जितने भी हमारा रिक्वायरमेंट है, सेल्स, ये अलग अलग पार्ट में थे। इनको कंबाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत था। दूसरा था ERP, जो पहले जो सॉफ्टवेयर था वो
डॉस वर्जन पे था। वो उसका जो प्लेटफार्म था उस समय तक आउटडेटेड हो चुका था। हमें एक नया प्लेटफार्म पर चाहिए। उदय सिंह सर CEO साहब जब आए, GMD सर आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक डेवलप सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सॉफ्टवेयर अब हम लोग के मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे। इस काम के लिए हमें चुना गया कि आप इस पर कोऑर्डिनेट करेंगे। पेरोल का पैकेज हम डेवलप कर रहे थे, तो एक एक स्टेप डायरेक्टर फाइनेंस सारे स्टेप दिए थे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैकेज है पेरोल का। यहाँ पे कंप्यूटेशन हर साइट के हिसाब से हर इंडिविजुअल की सैलरी समझिए कि अलग अलग बनती है। हमने बनाया वो, और टेस्टिंग करते थे हम और रजनीश जी वहाँ बैठते थे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। वो पता नहीं, कभी 4 भी बज जाता था, कभी कभी सुबह हो जाती थी। और उस समय क्या हो रहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो सॉफ्टवेयर रनिंग स्थिति में थी। यानी अगर मैं 2 दिन पीछे होता था तो 2 दिन में वो सॉफ्टवेयर में डाटाबेस फिर चेंज, किसी का रैंक चेंज हो गया, किसी का सैलरी का पैकेज चेंज हो गया, किसी का कुछ चेंज हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या होता था कि हम जावेद सर रात में बैठ कर सैलरी बनवाते थे, और सुबह जब उठ के आते थे सैलरी चेक करने तो सैलरी मिसमैच। ऐसा करते करते फिर धीरे धीरे करके टेस्टिंग करते करते एक स्टेज पे आया। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, तो ये हुआ कि डीबीएस और ये पैकेज दोनों पैरेलल चलेगा। तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्स्ट 3 मंथ दोनों पैकेज पैरेलल चला, जो इशू आता रहा उसको सॉल्व करते रहे। अप्रैल से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ERP को। ERP में हम लोग से मेन प्रॉब्लम था सैलरी बनना, सैलरी बन गया। उसके बाद अकाउंटिंग पैकेज उसमें नहीं लॉन्च था। उस समय तक फर्स्ट लेवल पर से ERP में बिल और वेज, यही 2 पार्ट थे, दो बनना। उसके बाद अकाउंटिंग हुआ। सामंत जब ज्वाइन किया तो सामंत को जब हम लोगों ने हमसे बात हुई तो पूरा सामंत ने अकाउंटिंग पैकेज लिखा, जिसमें कलेक्शन, बिलिंग, सारे पैकेज CFMC से लेकर अलग अलग जितने भी पैकेज वो लिखा। प्लस सामंत के रहने से क्या हुआ कि जो हम लोग दिल्ली बेस्ड सर्वर रखे हुए थे तो उसको सर्वर का काफ़ी नॉलेज था, वो काफ़ी उसको मैनेज कर देता था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। जब मैं यहाँ आया था उस समय ERP पैकेज यहाँ पे चालू हो गया था, लेकिन सारे मॉड्यूल अभी चालू नहीं हुए थे। तो मुझे यहाँ पे अकाउंट्स पैकेज शुरू करने के लिए बुलाया गया था। तो मेरा असाइनमेंट वही था कि अकाउंट्स पैकेज को शुरू कराना। तो अटेंडेंस प्रोसेस जो हमारा था मैनुअल था। रजिस्टर में जो भी हम लोग ऑफिस स्टाफ है उनका भी मैनुअल प्रोसेस के थ्रू होता था। तो वहाँ पे भी हम लोग डेली आते थे, अटेंडेंस लगाते थे। तो मेरा जो असाइनमेंट नेक्स्ट असाइन हुआ उसको डिजिटाइज करना। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर का यहाँ पे बनाया, इन हाउस ही हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए। उसी के इंटीग्रेशन पार्ट में फिर हम लोगों ने बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस किया। तो जितने भी लोकेशन है सारी जगह हम लोगों ने बायोमेट्रिक मशीन लगाई। एक फैक्टर था, चूँकि ऑफिस हमारे इंडिया के बहुत सारे लोकेशन में था। मुझे जहाँ तक याद है उस समय 100+ लोकेशंस पे हमारा ऑफिस था जब मैंने बायोमेट्रिक मशीन लगाया था। उस समय भी कॉस्ट एक मेजर पार्ट था। एक बायोमेट्रिक मशीन उस समय मुझे जहाँ तक याद है 25-30 हज़ार रुपये के रेंज में आता था। तो जब मैं कॉस्ट लेकर के गया तो नहीं, ये तो 100 लोकेशन पर लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, इस पर थोड़ा वर्किंग करना है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसका काफ़ी ज़्यादा था। तो GMD सर के साथ उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया। तो उनके गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डाउन करना है। तो हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चरर पार्टनर था उसके साथ काफ़ी निगोशिएट बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक नया रास्ता निकाला कि जो 1 साल का जो हमारा बायोमेट्रिक मशीन का जो कॉस्ट था उसको हम लोगों ने 3 इयर्स के AMC के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। एक्सेल में जो भी UAPT बनता था प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होता था, पहले प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट के लिए एक एक्सेल में टूल बनाया हुआ था डायरेक्टर फाइनेंस में। तो उसी में डेटा भर के और फिर जब सब कुछ हो जाता था अप्रूवल वगैरह होने के बाद से सिर्फ डेटा एंट्री होती थी। तो बात हो रही थी कि कैसे इसको सही करें, ऑटोमेटिक कैसे करें। उन्होंने बोला कि इतना बड़ा एक्सेल है। तो मैंने कहा कि सर ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा? 6 महीने के करीब लगेगा, बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करो। तो उस वक्त हमने बनाना शुरू किया। 7-8 महीने लगे थे पूरा स्टेबल होने में, लेकिन वो टूल बन गया। और फिर उसके बाद से एक्सेल का सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो गया और ERP में ही कोटेशन बनने लगे, ERP से ही अप्रूवल होने लगे। जब IoT आना शुरू हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो हम लोगों ने किया कि अब हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू मेक आवर प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट। तो हम लोगों ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया अपने ऑपरेशन में। ऑपरेशन में होता क्या है कि हमारे सैकड़ों ब्रांचेस हैं और हज़ारों यूनिट्स हैं जिसमें लाखों गार्ड्स काम करते हैं। यूनिट और ब्रांच को कनेक्ट करता है एरिया ऑफिसर।
जिसका काम होता है यूनिट जाना, घूमना, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक रखना और डे चेक करना, नाइट चेक करना, क्लाइंट से मिलना, बिल जमा करना, कलेक्शन लाना। We found that our area officers either were not visiting customers frequently enough, or if they were visiting, the system was not visible, transparent to the customer. So we developed a software called IOPS, and we started monitoring this supervision staff. The area officers who are supposed to go around checking guards, raising bills, interacting with customers, finding their problems, solving them. We built a software for that. जब हम IOPS का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमें मैंडेट मिला कि आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो ऐसे लोगों के लिए जो कि 40 साल के ऊपर है, हमारे फील्ड ऑफिसर्स, एरिया ऑफिसर्स, और उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है ठीक से। तो सिस्टम इतना इजी होना चाहिए कि कोई भी इसे ऑपरेट कर पाए और ख़ुद से सीख पाए, हमें ट्रेनिंग नहीं देना पड़े। तो हमारे पास रेफरेंस के लिए ऊबर का ड्राइवर का ऐप था। जिस तरीके से ऊबर का ड्राइवर ऐप के माध्यम से अपने ड्यूटी को एक्सेप्ट करता है और काम करता है, अपना जो भी पेमेंट है वो देख पाता है, उस तरीके से बनाया जाए। तो ये मैंडेट हमें मिला। जब हम बनाना शुरू किए तब हमने एक UX डिज़ाइन एजेंसी को हायर किया, और जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, यूज़र इंटरव्यूज़ लिए, काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इंटरव्यू में निकल कर के आई, जो उनके रिपोर्ट में आई, वो एक था फियर। हमारे लोग डरे हुए थे कि उनका जॉब खतरा में है, अगर वो काम नहीं कर पाएंगे मोबाइल पर तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, या फिर ये सिस्टम लाया इसलिए जा रहा है कि लोगों को कम किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा फियर था जिसको हम लोगों ने ट्रेनिंग से ओवरकम किया। हमने पूरे सिस्टम में ये किया कि पेपरलेस ऑपरेशन, एक मोबाइल फ़ोन और ऐप के माध्यम से आपको किस यूनिट में जाना है, आपने डे चेक किया तो मोबाइल ऐप से, नाइट चेक किया तो मोबाइल ऐप से, बिल जमा करी तो मोबाइल ऐप से, क्लाइंट से मिले तो मोबाइल ऐप से उसका ऑथेंटिकेशन, और ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट ईमेल के द्वारा क्लाइंट को जाएगा। तो ये IOPS हमने बनाया। मुझे पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने का अवसर मिला। तो पहले भी गया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, लेकिन इस बार गया पासपोर्ट बनवाने, तो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। टाटा कंसल्टिंग आ गया था पासपोर्ट सेवा केंद्र चलाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ जाओ, फ़ोटो खिंचाओ, वहाँ जाओ, एक फॉर्म भरो, यहाँ जाओ, बायोमेट्रिक करो, ऐसे करके स्टेप करो और खट आप बाहर, आपका काम हो गया। सो आई केम बैक एंड आई कॉल्ड ऑल माई IT गाइज एंड आई सेड कि यार मैं ऐसा ऐसा देख के आया हूँ एंड इट्स अनबिलीवेबल। तो मेरे जो IT वाले लोग थे, मैंने उनको बोला कि आप भी देख के आओ। बोले सर हम कैसे देख के आएंगे? बोले चलो तुम्हारा पासपोर्ट बनवाता हूँ। तो उनका पासपोर्ट, उनकी ज़रूरत नहीं भी थी, फिर पासपोर्ट उनका अप्लाई करवाया। फिर वो उन्होंने जाके देखा यार ये कैसे चलता है। फिर वापस हाँ सर है तो गज़ब। तो मैंने बोला यार ऐसा करते हैं, हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है, हमारे सैकड़ों ब्रांच है, ट्रेनिंग सेंटर है, कौन बंदा कहाँ भर्ती हो रहा है उसकी कोई स्टैंडर्ड्स हम ट्रैक नहीं कर पाते, पेपर पे होता है, इससे बहुत गड़बड़ी होती है। तो आर्क सिस्टम में एक तो हमारा जो हाइट वेट जो मशीन के बारे में मैंने बताया वो एक वो मशीन है, उसके बाद उसमें बायोमेट्रिक लगा हुआ है, प्लस वो कंप्यूटर से अटैच है। तो ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिजिटाइज करता है और काफ़ी आसान करता है। इसमें हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया भी लगा रखा है कि जैसे एक आदमी अगर आता है, अपना सारा डिटेल देता है कि जैसे उस अपना एजुकेशन डिटेल दिया, एक्सपीरियंस डिटेल दिया, उसका हम लोगों ने मेजरमेंट किया, तो एक पैरामीटर हम लोगों ने डिफाइन, स्कोरिंग पैरामीटर है। स्कोरिंग पैरामीटर के बेसिस पे सिस्टम इंस्टेंटली डिसाइड कर लेता है कि क्या स्कोर मिला डिफरेंट क्राइटेरिया पे, और वो हमारे लिए कितना सूटेबल है या किस तरीके का मैन पावर है। तो उसको हम लोग उसके बेसिस पे मार्किंग करके और फिर हम लोग उसको या तो पास करते हैं या फेल करते हैं। जो कैंडिडेट पास हो गया, फिर हम लोग इंस्टेंट आई कार्ड जनरेट करके उसको आई कार्ड भी दे देते हैं। आज SIS पूरे देश में हर एक बंदा जो रिक्रूट होता है वो आर्क के थ्रू, ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू आता है। सेल्समैक्स जो स्टार्ट हुआ वो उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि जो सेल्स पर्सन थे उनका काम था कंटिन्यूसली मूव करना। जब क्लाइंट के पास वो जाते थे, मैनुअल वो डायरी मेंटेन करते थे कि कब किस क्लाइंट के पास मीटिंग है, किनको क्या रेट दिए हैं, वो
कोटेशन वगैरह प्रिंट आउट निकाल करके फिजिकल कॉपी में देते थे या फिर एक्सेल फाइल वगैरह बना करके ईमेल के थ्रू भेजते थे. Android has become much more easier and mobile-based solutions were much more acceptable. And I remember one of a reference point was coming that how banks were using onboarding of new customers. They are coming to directly you with a technological solution, either a tab-based or a mobile. It was still a tab era. The mobile era was there, but it was still a combination of a mobile or a tab era. So SIS also started with the tab era. हमें पता करना होता था कि कौन सेल्स पर्सन क्या कर रहा है, उनका सेल्स पाइपलाइन क्या है. तो कुछ भी हमारे पास विजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि होता था क्या कि ERP सिस्टम में तभी वो एंट्री होता था जब वो कस्टमर से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था. तो पता नहीं चल पा रहा था कि सेल्स टीम जो है कितना अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, या किस किस लोकेशन पे उन्होंने जा करके क्लाइंट बेस को टच किया है. हमें कुछ भी नहीं पता रहता था. And that was one of our key objective when we thought of SalesMax is this tool should enable him to do his job better and remove all the things where he is wasting his time. तो उनको ऐसा डिवाइस चाहिए था जिसमें अपना वो ऑन द गो कोटेशन भी बना लें, अपना चेक इन चेकआउट कर लें कि हाँ एज ए प्रूफ कि हाँ मैं एक कस्टमर के पास गया था. उसी में उनको रेडीमेड प्रेजेंटेशन मिल जाए, वहीं से ईमेल टेम्पलेट हो, टेम्पलेट में बस अपना वो डिटेल भरें और कस्टमर को मेल कर दें. सेल्स पर्सन का लाइफ बहुत ईजी हो गया सेल्स मैक्स के बाद से. अब उनका कैलेंडर भी सेल्स मैक्स था, ईमेल भी सेल्स मैक्स के थ्रू वो भेज सकते थे, कस्टमर के पास बैठे बैठे वो कोटेशन भी बना सकते थे, और हमारे पास भी विजिबिलिटी रहता था कि कोटेशन बना तो गया या नहीं गया. मैनेजमेंट को अब दिखने लगा था कि किस सेल्स पर्सन का पाइपलाइन कैसा है. I think these are three different layers when I say talk about a tool, and this is one of the SalesMax journey app. And new product addition, it became much easier to add new products information, training about new products, collateral about new products, because it's all centralized. I don't have to ensure, I would say, data is uploaded, it's with them. I can talk about the last big change we have made is that we developed a software for digital attendance of all security personnel, all guards, through their mobile phones. हमने MySIS लागू किया है, पहला फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम. जब हम इसको लेके आए तो लोगों ने कहा कि सर क्या ज़रूरत है इसकी, अटेंडेंस तो बन ही रहा है मॉन इनपुट पे. लेकिन हमारे ध्यान में ये बात थी कि गार्ड को बहुत असुविधा होती है. उसका अटेंडेंस हम भरते हैं रजिस्टर में, फिर वो जाता है मॉन इनपुट में, फिर मॉन इनपुट जाता है एंट्री करता है कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें 19-20 होती है, गार्ड का समस्या होती है. तो क्यों ना गार्ड का अटेंडेंस उसके हाथ में रहे. Which is our internal HRMS platform. Again, very advanced tech where people can mark their attendance. This is the artificial intelligence tech which is built as a part of the solution. हम लोग डायरेक्ट गार्ड से काम करवाएंगे कि हम लोग बीच में और कुछ नहीं रखेंगे. हर गार्ड को अपना अटेंडेंस खुद लगाना है. बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसमें कि फिंगरप्रिंट के थ्रू लें या कैसे लें. तो फाइनली जब डिसाइड हुआ कि नहीं, हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे जो 3 मेथड पे काम करेगा, करेक्ट लोकेशन, करेक्ट टाइम एंड करेक्ट पर्सन. सबसे बड़ा तो चैलेंज था जो हमारे ऑपरेशन स्टाफ हैं या फिर जो ब्रांच है उनके पास, कि हर गार्ड के पास अपना मोबाइल होना चाहिए. तो डेवलपमेंट से तो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा टफ था, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज था. और फिर हमारी टीम ने जुट के इसको पूरे देश के हर एक साइट पे लागू किया. एंड टुडे SIS दी ओनली कंपनी जिसके अंदर पूरा अटेंडेंस और ये पूरा सिस्टम डिजिटाइज और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड. SIS में हमने सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कभी भी नई कोई टेक्नोलॉजी आए, नई कोई इन्हांसमेंट आया है तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, और उसमें SIS का जो मैनेजमेंट है वो बहुत हेल्प किया. स्पेसिफिकली GMD हमेशा टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करते हैं, कभी भी वो टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करने के लिए मना नहीं करते. उसके वजह से हमारी पूरी SIS की टीम, जितने भी IT टीम है, सब इवेलुएट करती रहती है और नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते रहते हैं. The next 50 years I see company should be the catalyst in bringing changes in the field of safety and security. The present ways of providing security will not be there. It will undergo complete metamorphosis.
more electronics and solutions will come. The future of SIS is linked to the future of security in this country now. You cannot look at SIS in isolation. You have to look at where security will go in this country. 2022 in a company called StackU, which is artificial intelligence video analytics solution. So the idea remains the same of upskilling our people, which started with rolling out the training initiative through WAN, training through your tab, training through mobile. This video analytics solution again primarily works through a camera network. We do offer drone solution as well to our customers. So if you see, the idea is to capture the activities at the facility through different electronic systems, be it camera, be it drone. Similarly, in future, we feel that robotics will cut across our industry as well. The kind of a revolution which we have seen for automobile segment, the kind of a robotics uptake is there in warehousing and logistics sector. We feel in time to come, we'll see some kind of a uptake in our segments also, and hence SIS is evaluating to launch robotics solutions for our customers. Whether you like it or you don't like it, there will be mechanization. So the future of security is men plus machines. There will be a high degree of mechanization. But we do not visualize a reduction in the number of headcount. We don't visualize that. We feel that all these things will be an upgrade on security, that the quality of security will go up, and that will be the differentiator. So we will follow that path. Not to forget, a lot of tools and technology related investments which Group MD doing in the business operations too. A lot of robotics, a lot of AI driven tools, a lot of machine learning tools and technologies, lots of automation. I think another 1 year or so, there would hardly be a part of SIS, which would not be automated. And the staff will not be equipped, to work with this automation and technology. So the next 5 years, while there is a plan laid out for the next 5 years, I think the next 1 or 2 years, there is going to be a lot of focus and attention given to the technology tool, automation. So technology, I believe, is very central to scalability. अगर आपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपने टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना ही पड़ेगा. इफ यू डोंट डू दैट, यू कांट बिल्ड अ बिजनेस जो कि स्केल हो सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में स्पेशली it is just not possible. So SIS has been a thought leader and a technology leader always. It's been in our DNA.